हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल डांगी। आज हम लोग काउंसिल गाइडेंस करेंगे। हमने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग उसके बाद काउंसिल गाइडलाइंस करेंगे। द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस इश्यूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जिसमें हमने बात की थी कि सी ए को कॉन्ट्रोमाइज नहीं करना है कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का, आर गिवन बिलो। चैप्टर 5 है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट in which in practice or the firm of CA of which he is a partner shall maintain and keep in respect of his or its professional practice proper books of accounts आपको maintain रखना पड़ेगा, कैश बुक और लेजर्स। चैप्टर 6 में क्या बोल के रखा है कि टैक्स ऑडिट, कितना टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है सीए इंडिविजुअली, फॉर्म के एग्रीगेट कितना देखना है हम लोग को। तो ऐसा ऐसा है कि 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट सीए कैन एक्सेप्ट। तो कैसे क्या देखा जाएगा इसमें, सेक्शन जो 44 ए बी होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें टैक्स ऑडिट असाइनमेंट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल नॉट एक्सेप्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट विच इज 60 अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अभी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट क्या है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट क्या है कि मीन्स इन द केस ऑफ सीए इन प्रैक्टिस और अ प्रोप्राइटरी फर्म ऑफ सीए, पार्टनरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरी फर्म है, 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट या फिर नॉन कॉर्पोरेट असेसी। और इन द केस ऑफ फर्म ऑफ सीए इन प्रैक्टिस की बात करें तो 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर देखा जाएगा, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट। अगर 4 पार्टनर है तो 60 टू 40 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ फर्म of CA in practice, specified number of tax audit assignments shall be construed as a specified number of tax audit assignment for every partner of the firm. Every partner का 60-60 रहेंगे, तो टोटल मिला के एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स दो आप 180 एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी पार्टनर ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ एनी अदर फर्म और पार्टनर ऑफ अ CA in practice, the number of tax audit assignment which may be taken for all the firms together in relation to such partner shall not exceed the specified number of tax audit assignment in the aggregate। हम लोग को एग्रीगेट देखा जाएगा, अगर वो एक पार्टनर है, एक सीए है, वो 2 जगह है पार्टनरशिप में, तो टोटल मिला के ये दोनों पार्टनरशिप मैक्सिमम उसके लिए 60 ऑडिट असाइनमेंट ही एक्सेप्ट कर सकती है। एग्रीगेट देखना पड़ेगा हम लोग को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म of a CA in practice accepts one or more tax audit assignment, अगर वो उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया है, the total number of such assignment which may be accepted by him shall not exceed the specified number of assignment in the aggregate। वो सेम एग्रीगेट आपको देखना होगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले कोई और फर्म ले, ऐसा फिर हम लोग को 60 ही देखना होगा। Provided also that the audit conducted under section 44AD, 44ADA, 44AE of the इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल बताया रखा, इफ देयर आर 10 पार्टनर्स देयर then all partners of the firm can collectively sign 600 audit reports. This maximum limit of 600 tax audit assignments may be distributed between the partners in any manner. For instance, one partner can individually, या तो वो 600 का 600 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक ही पार्टनर साइन कर ले, इन केस रिमेनिंग 9 पार्टनर्स आर नॉट साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, या एक ही पार्टनर साइन कर सकता है सब रिपोर्ट्स को। ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, उसको हम लोग 1 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट ट्रीट करेंगे। एंड ऑडिट ऑफ 1 और मोर ब्रांचेस ऑफ द सेम कंसर्न, इसको भी हम लोग एज अ 1 टैक्स ऑडिट ही ट्रीट करेंगे फॉर द काउंटिंग ऑफ 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट। CA being a part-time practicing partner of a firm shall not be taken into account for reckoning tax assignment। जहाँ पर वो practicing part-time practicing partner है, तो वहाँ पर हम लोग इसको 60 की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। Chapter 7 Appointment of an auditor in case of non-payment of undisputed fees। ऑब्वियसली अगर वो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट वो नहीं कर रहा है जो भी क्लाइंट है, तो आप ऑडिटर एक्सेप्ट एज एन ऑडिट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एज सीए आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसका ऑडिट जब तक वो पेमेंट ना कर दे अपने जो प्रीवियस ऑडिटर का उसका पेमेंट का। A member of the institute in practice
shall not accept appointment as auditor of an entity in case of undisputed audit fees of another CA for carrying out the statutory auditor under the Companies Act. सेम जो हम लोगों ने अर्लियर में रीड किया था वो का वही सेम है इसमें. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, वो हम लोगों ने टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की बात की थी, अब यहाँ पर हम लोग ऑडिट असाइनमेंट की बात कर रहे हैं. A member of the institute in practice shall not hold at any time appointment of more than specified number of audit assignments. इसमें भी specified number of audit assignments है. वो कितना है? Specified number of audit assignment means CA in practice या proprietary firm के लिए 30 audit assignment आप accept कर सकते हो, whether in respect of private companies or other companies. आप OPC और डॉर्मेंट कंपनी है उनको काउंट नहीं करोगे 30 की कैलकुलेशन के अंदर. इन केस ऑफ CA इन प्रैक्टिस 30 ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर देखा जाएगा, whether in respect of private companies or other companies, with exception of वो सेम OPC और डॉर्मेंट कंपनी को आप 30 की कैलकुलेशन में यू शेड नॉट काउंट. यहाँ वही सेम बता के रखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ firm the specified number of audit assignment shall be considered a specific number of audit assignment for every partner. एवरी पार्टनर का हम लोग को देखना पड़ेगा 30 का, पर पार्टनर 30 ले सकते हैं हम लोग ऑडिट असाइनमेंट. प्रोवाइड फर्दर दैट वेयर एनी पार्टनर ऑफ द फर्म और ऑफ CA in practice is also a partner of any other firm or firms of CA in practice, the number of audit assignment aggregate में देखा जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी, वो सेम एग्रीगेट हम लोग को देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट. प्रोवाइडेड फर्दर वेयर एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म of CA in practice except one or more audit individual capacity में ले रहा है अगर वो, or in the name of the proprietary firm, then the total number of such assignments which may be accepted by all the firms in relation to such CA or by him shall not exceed specified number of audit assignment in aggregate. In computing the specified number of audit assignments, क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? Number of audit of such companies which he or any of his partner of the firm has accepted, whether singly or in combination with any other chartered accountant in practice of such CA shall be taken into account. तो हम लोग को लेना पड़ेगा काउंट में. ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच को एज अ वन ऑडिट असाइनमेंट ट्रीट किया जाएगा. यहाँ पर जॉइंट ऑडिट के बारे में बात करके रखा है. ऑडिट ऑफ वन और मोर ब्रांचेस ऑफ द सेम कंपनी by one CA in practice or by the firm or CA in which he is a partner shall be, वही सेम, अगर आप एक से ज़्यादा ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो तो उसको वन ऑडिट असाइनमेंट ही ट्रीट किया जाएगा. द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट, एक्सेप्टेंस का समय हम लोग को नंबर ऑफ पार्टनर्स देखना पड़ेगा ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट. CA in practice whether in full time or part time employment elsewhere shall not be counted for the purpose of determination. वही सेम, अगर फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है कहीं पे तो हम लोग उसको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट कितना लेना है उसमें काउंट नहीं करेंगे. CA being a part time practicing partner of a firm shall not be taken into account for the purpose of reckoning. कहीं पे वो एक प्रैक्टिसिंग पार्टनर है जो कि पार्ट टाइम में है तो उसको भी हम लोग को नहीं लेना है स्पेसिफाइड नंबर 30 में काउंट करते समय. चैप्टर 9, इसमें क्या अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर. इसमें क्या बोल रखा है आपको ना, ये जो गाइडलाइंस वगैरह ना ये आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगी, इतना रटने की जरूरत नहीं है इसको, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ये. पर आप ज़्यादा फोकस करना शेड्यूल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लॉज वगैरह एग्जाम में क्लॉज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है. इट गिव्स मतलब आपको ज़्यादा एक एडवांटेज देगा अगर आप क्लॉज नंबर भी लिख के आओ तो. इसमें बोल के रखा है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ PSU गवर्नमेंट कंपनीज और लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 crores or more, where he accepts any other work or assignment in regard to the same undertaking or the companies on a remuneration which in total exceeds fee payable for carrying out the statutory auditor of the same undertaking. आपने क्या किया, अगर आप उस कंपनी और उस जो भी PSU गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी का आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ उससे ज़्यादा का है, जहाँ आपने आपने कोई दूसरा काम लेके रखा हुआ है, दूसरा असाइनमेंट लेके रखा हुआ है, जिसका जो फीस है अदर वर्क का, अदर जो भी वर्क है उसका फीस क्या है, ज़्यादा है स्टैट ऑडिट की फीस से, तो यू कांट एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये वाली, ये अप्लाई होगी
दोनों पे, पेबल टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड द एसोसिएट कंसर्न्स पुट टुगेदर। जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और उसका जो एसोसिएट कंसर्न है, मैं आपको बताऊंगी एसोसिएट कंसर्न क्या है, तो वो दोनों में उनका दोनों का मिला के हम लोग को देखना होगा। The term other work or services or the assignment shall include management consultancy and other professional services. Means हम लोग अगर स्टैट ऑडिट के अलावा उनका अगर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वगैरह की सर्विस अगर प्रोवाइड करे, जो उन्होंने पहले पढ़ा था परमिटेड, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो उसकी फीस है वो ज़्यादा अगर चली गई स्टैट ऑडिट की फीस से, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट एज अ स्टैट ऑडिटर, but shall not include audit under any other statute, certification work required to be done by the statutory auditor, any representation before an authority. एसोसिएट कंसर्न कौन हो गई? कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी या पार्टनरशिप, मीन्स कोई भी, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है या पार्टनरशिप, जहां पर कौन कौन, या तो प्रोप्राइटर या तो पार्टनर या तो उनके रिलेटिव, वो लोग क्या है इसके अंदर एज अ डायरेक्टर है, या तो वहां के पार्टनर है, या तो वहां पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इसमें अगर होल्ड करते, कौन कौन, एक तो प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और उनके रिलेटिव, यहाँ पर डायरेक्टर है या तो पार्टनर है या फिर उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल देंगे कि ये जो है ना कॉर्पोरेट बॉडी और पार्टनरशिप, ये इनकी एसोसिएट कंसर्न है। तो इनका भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये लोग जो फीस ले रही है फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह को, तो ये हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग द फीस हियर, कि ये स्टैट ऑडिट से ज्यादा तो नहीं है, तो ऐसे ही बोल के रखा हुआ है यहाँ पर। In regard to taking up other work or services or the assignment of the undertaking or company referred to above, it shall be open to such associate concern or the body corporate to render such work or services or the assignment as long as the aggregate remuneration for such other work payable to the statutory auditor together with the fees payable to the associate concern or the corporate body। यहाँ हम लोग क्या है कि यहाँ हम लोग को दोनों का देखना पड़ेगा, एसोसिएट, एक तो वो जो फर्म है उसका भी और उसके साथ जो उसके एसोसिएट कंसर्न है उनका टोटल मिला के हम लोग को फीस देखना पड़ेगा। क्या ये डज नॉट एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ द फीस पेबल फॉर कैरिंग आउट द स्टैट ऑडिट, वो जो फीस है वो स्टैट ऑडिट की फीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ एग्रीगेट हम लोग को देखना है। चैप्टर 10 में बोल के रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर व्हेन ही इज इंडेटेड टू अ कंसर्न, अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट तो होल्ड नहीं कर सकता। इंडेटेड के बारे में बात करें तो a member of the institute in practice or the relative of such member shall not accept appointment as an auditor while indebted to the concern or given any guarantee or provided in security in connection with the indebtedness of the third person to the concern for limits fixed in the statute and in other cases 1 लाख से ज्यादा का अगर उन्होंने indebted है वो लोग तो। चैप्टर 11 की हम बात करें तो direction in case of unjustified removal of the auditor, a member of the institute in practice shall follow direction given by the council to him, being the incoming auditor, not to accept appointment as auditor in case of unjustified removal of the, बिना किसी justified reason के पिछले वाले auditor को निकाल दिया तो आप accept मत करना वहां पर audit। 13 में बात करें तो guidelines on tenders, a member of the institute in practice shall not respond to any tender issued by an organization in areas of service which are exclusively reserved for CE, तो मैंने पहले आपको बताया था, such as audit and attestation services, however such services shall not be applicable where जहाँ पर minimum fees prescribe कर दिया है और जहाँ पर वो ओपन है दूसरे प्रोफेशन वालों के लिए भी, ये मैंने तो बता दिया था। चैप्टर 14 के बारे में बात करें तो यूडिन के बारे में गाइडलाइंस है। Council of Institute decided to implement an innovative concept to generate UDIN mandatorily for all kinds of certificates or GST and tax audit reports and other attest functions for which members of the ICA were notified through the various announcements। फिर आता है कि गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई है, चैप्टर नंबर 15। तो इनहेंस द एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज मीन्स इसमें क्या होता है बहुत सारी फॉर्म्स होती है
वो एक ग्रुप में काम करती है, पूरा इनका एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। Enhance their ability to provide professional services, firm frequently form larger structure with other firms and the entities. ये सब फर्म्स मिल के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देती है, जो कि अंडर द सेम मैनेजमेंट ये लोग काम वगैरह करते हैं। Larger structure might be such that it aimed at cooperation and firm share common brand name. Obviously common brand name लोग share करते हैं and common system of big four वगैरह जैसे common system of quality control and significant professional resources and consequently is deemed to be a network. ये लोग हम लोग मानेंगे कि ये लोग नेटवर्क का पार्ट है। The judgment as to whether the larger structure is a network shall be made in the light of whether reasonable and informed third party would be likely to conclude, weighing all the specific facts and circumstances, that the entities are associated in such a way that they थर्ड पार्टी टेस्ट करके देखे कि हाँ दूसरों को थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हाँ ये लोग नेटवर्क फॉर्म करके रखे हुए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कॉमन ब्रांड नेम यूज करते हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है इनके अंदर, रिसोर्सेज भी लोग कॉमन यूटिलाइज वगैरह करते हैं। तो हम लोग ऐसे थर्ड पार्टी से अगर लग रहा है तो ये लोग हम लोग बोल सकते हैं कि नेटवर्क एग्जिस्ट। Where the larger structure is aimed at cooperation and is clearly aimed at profit or cost sharing among the entities within the structure, ये लोग सब एक दूसरे से शेयर कर रही है, it is deemed to be a network। यहाँ भी इसे बोल रहे हैं कि कब हम लोग नेटवर्क मानेंगे, ये सब पॉइंट दिया हुआ ना, कब हम लोग नेटवर्क मानेंगे, जब वो लोग कॉमन ब्रांड नेम वगैरह शेयर कर रहे हैं, कॉमन रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। However, the sharing of immaterial cost does not itself create a network. In addition, if the sharing of costs is limited only to those costs related to the development of audit methodologies, manuals or training courses, this would not in itself create a network। जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होती है ना, अगर वो लोग ये सब शेयर करें तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लोग एज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क है। Further, an association between a firm and an otherwise unrelated entity to jointly provide a service or develop a product and does not itself create a network। तो इसमें भी हम लोग ऐसे नेटवर्क नहीं बोल सकते। Where the larger structure is aimed at cooperation and the entities within the structure share common ownership, control and management, तो उनको हम लोग नेटवर्क मानेंगे। This could be achieved by contract or other means। Where the larger structure is aimed at cooperation and the entities within share common quality control policies, उनके same quality control policies हैं, it shall be deemed to be a network for this purpose। Common quality control policies and procedure are those designed and implemented and monitored across the larger structure। Where the larger structure is aimed at cooperation and the entities within the structure, उनके पास क्या है, common business strategy है, deemed to be a network। Sharing of common business strategy involves an agreement by the entities to achieve common strategic objective। बस आपको रीड करना है, आपको 2-3 बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। An entity is not deemed to be a network firm merely because it cooperates with another entity solely to respond jointly to a request or proposal for the provision। तो यहाँ पर हम लोग अगर बोल दे कि ये लोग एक बिजनेस स्ट्रेटेजी में कॉमनली काम कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ नेटवर्क है इन लोग का। Where the larger structure is aimed at cooperation and the entities share common brand name, common brand name obviously तो हम लोग उनको एक नेटवर्क ट्रीट करेंगे। A common brand name includes common initials or a common name। A firm is deemed to be using a common brand name if it includes, for example, the common brand name as part or along with its firm name when a partner of the firm signs an audit report। वहाँ वो यूज कर रहा है अगर नेम को। Even though a firm does not belong to a network and does not use common brand name, ठीक है, अलग अलग ब्रांड नेम मतलब वो लोग यूज नहीं कर रही कॉमन ब्रांड नेम, अलग अलग नेम यूज कर रही है। As part of its firm name, it may give the appearance that it belongs to a network if it makes reference in its stationery or promotional materials, जो भी स्टेशनरी वगैरह यूज करती है, लैपटॉप वगैरह जो भी यूज आते हैं वहाँ पर, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द फर्म्स, वहाँ लोग उसका रेफरेंस देती है उस नाम का, तो भी हम लोग मान लेंगे कि वो नेटवर्क का पार्ट है। Accordingly, if care is not taken in how a firm describes such membership, a perception may be created that the firm belongs to a network। ऐसा मान लेंगे कि हाँ फर्म बिलोंग कर रही है नेटवर्क के। Where a larger structure is aimed at cooperation and the entity within the structure shares significant part of professional resources, it may be deemed to be a network। बहुत सारे इनके जो प्रोफेशनल रिसोर्सेज वगैरह है, एम्प्लॉयज वगैरह ये लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। प्रोफेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड
जो भी कॉमन सिस्टम दैट इनेबल फर्म्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन सच एज क्लाइंट डेटा बिलिंग वगैरह सब ये लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं. पार्टनर्स एंड स्टाफ्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, ऑडिट मेथोडोलॉजीज, ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह अगर ये लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये लोग नेटवर्क का पार्ट है. बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट यूज कर रहे हैं प्रोफेशनल रिसोर्सेज का. द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द प्रोफेशनल रिसोर्सेज शेयर आर सिग्निफिकेंट. कब मानेंगे हम लोग मानेंगे सिग्निफिकेंट है. And therefore the firm and network firms shall be made based on the relevant facts and circumstances पे depend होगा. Where the shared resources are limited to common audit methodology or audit manuals with no exchange of personal or client or market information, it is unlikely that shared resources would be significant. वो लोग क्या कर रहे हैं अपने जो भी कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं कर रहे हैं अपने क्लाइंट वगैरह की और मार्केट इन्फॉर्मेशन को. तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये लोग नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज जो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. The same applies to a common training endeavor, where, however, the shared resources involve the exchange of people or information, such as where staffs are drawn from a shared pool or a common technical department is created within the larger structure to provide participating firm with the technical advice that the firms are required to follow. A reasonable and third party बता सकता है कि is more likely to conclude that the shared resources are significant. हम लोग क्या करेंगे थर्ड पार्टी टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ दूसरों को लगता है कि नहीं हम लोग सेम नेटवर्क में फॉल करते हैं कि नहीं. अब क्या क्या आते हैं फॉर्म्स ऑफ द नेटवर्क्स. अ नेटवर्क कैन बी कंस्टिट्यूटेड एज अ म्यूचुअल एंटिटी which will act as a facilitator for the constituents of the entity. In such a case, the network itself will not carry out any professional practice. यहाँ बहुत सारे फर्म्स होते हैं उनके अंडर. A network can be constituted as a partnership firm subject to the condition that the total number of partners does not exceed 20. पार्टनर 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. A network can be constituted as LLP subject to the provisions of the CA Act. LLP भी हो सकती है. A network can be constituted as a company subject to the guidelines prescribed by the institute for corporate form of practice and formation of management consultancy service. मतलब यह कंपनी भी फॉर्म हो सकती है. हमने पढ़ा था कंपनी की गाइडलाइंस के अंदर कि कब कंपनी बना मतलब कंपनी के थ्रू कैसे काम कर सकती है. Network firms shall consist of sole proprietor or proprietor, partnership, practitioner, proprietor, partnership, or any such entity or professional accountant as may be permitted by the Act. A firm is allowed to join only one network. एक फर्म है ना वो एक ही नेटवर्क का पार्ट हो सकती है. वो एक फर्म दो नेटवर्क का पार्ट नहीं हो सकती. फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क. कॉमन पार्टनर्स है तो एक ही नेटवर्क में वो लोग ज्वाइन करेंगे. मीन्स अगर एक फर्म है उसमें दो पार्टनर है ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग नेटवर्क ज्वाइन कर ले ये कोई अलग नेटवर्क ज्वाइन कर ले. ऐसा नहीं कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन. अब नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है विद एंटिटीज इन इंडिया. आफ्टर द नेम ऑफ द नेटवर्क इज अप्रूव्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गाइडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट shall reserve such name for a period of 3 months from the date of the approval. The network shall get registered itself with the ICI by applying in the form within 3 month के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा in form B, failing which the name assigned shall stand cancelled on the expiry of the period. Registration of the network is mandatory. If different Indian firms are networked with a common multinational accounting firm, they shall be regarded as part of the network. तो उनको एक ही पार्ट माना जाएगा. लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क्स विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया. ये बस आपको पढ़ना है बस पर रीड कर लेना क्योंकि मैथ में दिया हुआ है. एक बार रीड करके आप जाओगे तो आपको रहेगा कि हाँ पढ़ के गए हैं और आपको आ जाएगा एग्जाम के अंदर. The duly authorized representative of the Indian member firm. Listing of networks with entities outside India. The duly authorized representative of the Indian member firm or members constituting the network with entities outside India shall file a declaration with the institute in form. उनको form D में देना पड़ेगा for listing of such network within 30 days from the date of entering into the. 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म डी देना पड़ेगा. Proprietary or individual members or partnership firm as well as the member in LLP or any such other entity of members as may be permitted by the Act shall be permitted to join such network with the entities outside India provided that the proprietary individual partner firms at the LLP वगैरह क्या है कि are allowed to join only. वो लोग एक नेटवर्क ही ज्वाइन कर सकती हैं.
एंड द फर्म्स हैविंग कॉर्नर वो सेम है, कॉमन पार्टनर है, तो आप एक नेटवर्क ही ज्वाइन कर सकते हो। To streamline the networking, a network shall formulate operational bylaws. Bylaws may contain the following clauses on which affiliates of the network may enter into a written agreement among themselves. Appointment of the managing committee from among the managing partner of the member firm of the network and terms and conditions under which it should be function. तो ये कुछ bylaws बना सकते हैं. The maximum minimum number of members of the managing committee shall also be agreed upon. Administration of the network कौन ध्यान रखेगा? Contribution of membership fees to meet the cost of the determination of the network. फीस वगैरह कहाँ से आएगी? ये सब चीजें लॉज बना सकते हैं अपने बाय लॉज. Identifying a partner of any of the member firm of the network to be responsible for the assignment. Dispute settlement procedure कैसा क्या होगा? Development of training materials जो कि members जो भी है firms उनको कैसे provide की जाएगी, और issue of newsletters for staffs and clients, development of softwares वगैरह, development and maintenance of databases for different types of assignments, library, appointment of technical director to whom references can be made, determining methodology for drawing resources, determining compensation to member firms for resources drawn from them, peer review वगैरह कैसे क्या ये सब बाइज लॉज बना सकती है, कैसे क्या अपॉइंटमेंट होगा मैनेजिंग कमेटी का, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क का, कैसे मेंबरशिप फीस वगैरह का, ये लोग बाइज लॉज बना सकते हैं. बाय लॉज दीज क्लॉजेज आर इलस्ट्रेटिव. इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ द नेम ऑफ द नेटवर्क कैसे क्या रखेंगे? इफ द नेटवर्क इज अ म्यूचुअल एंटिटी और पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म है, म्यूचुअल एंटिटी है, तो ए बी एंड एफिलिएट्स, ये एग्जांपल है दिया हुआ है, ए बी एंड एफिलिएट्स का क्या नाम रखा जाएगा. इफ द नेटवर्क इज एन एलएलपी, ए बी एफिलिएट्स एलएलपी, पीछे एलएलपी लगाना कंपल्सरी है. इफ द नेटवर्क इज अ लिमिटेड कंपनी, ए बी एफिलिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. Network may have distinct name which should be approved by the institute. To distinguish a network from a firm of CA, the word and affiliates is used. एक फर्म को और नेटवर्क को अलग दिखाने के लिए कि कोई फर्म नेटवर्क का पार्ट है, तो उसको अलग दिखाने के लिए एंड एफिलिएट्स यूज करके रखा हुआ है. एंड एफिलिएट्स यूज करके कि आफ्टर द नेम ऑफ द नेटवर्क, एक फर्म ऑफ द सीए को और एक नेटवर्क को अलग करने के लिए एंड एफिलिएट्स का यूज किया गया है वर्ड का. एंड द वर्ड एंड कंपनी एंड एसोसिएट शैल नॉट बी यूज्ड. The prescribed form of application for approval of name for network in form is at Form 10. The institute shall approve or reject the name of the network and intimate the same to the network at its address mentioned in Form A within a period which shall not be later than 30 days from the date of the receipt. वो accept कर सकती है या तो reject कर सकती है. क्लॉज हम लोग 16 की बात करें तो लोगो गाइडलाइंस, लोगो वगैरह कैसे क्या यूज कर सकते हैं. द लोगो कंसिस्ट ऑफ लेटर सी एम, ये लेटर यूज होगा विद द टिक मार्क इनसाइड अ राउंडेड रेक्टेंगल विद वाइट बैकग्राउंड. जैसे यहाँ पर टिक है ना, राउंड रेक्टेंगल विथ वाइट बैकग्राउंड, राउंड रेक्टेंगल है विथ वाइट बैकग्राउंड. ये इतना है नहीं, पर एक बार पढ़ के रहना. द लेटर्स सी ए हैव बीन पुट इन blue. The corporate color which is not only stands out on the background that denotes the creativity, innovative, इसे से बताता है. The upside down tick, जो upside down लोग टिक करते हैं ना ऐसे करके, typically used by CA has been used to symbolize the wisdom. Vouching करते समय हम लोग करते हैं ना ऐसे टिक, has been used to symbolize the wisdom and the value of the professional. The green color in the tick mark signifies, ये जो green color है ना वो क्या signifying करता है? Growth, prosperity, harmony and freshness. Members are encouraged to use the new logo as published here. Do not change the design and color inside the white background. Refrain from rotating. ये सब इस तरह से आप लोग को नहीं करना है, ये सब गलत है, ये सही है. चैप्टर हम लोग 17 की बात करें तो गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. Council decided to allow member in practice to hold office of MD, WDT और manager of a body corporate. वो बॉडी कॉर्पोरेट है जो भी, उसमें वो लोग एमडी वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर वगैरह हो सकते हैं. पर वो बॉडी कॉर्पोरेट कौन होगी? बॉडी कॉर्पोरेट इज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज जो आईसीए ने परमिट करके रखा है. मेंबर्स कैन रिटेन फुल टाइम सीओपी
Besides being the MD WDT or the manager of such जो भी कंपनी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटम ऑफ इक्विटी होल्डिंग ऑफ द मेंबर्स either individually or along with a relative in such company. Such company shall be regarded as full-time practice and therefore will continue to do a test function either in individual capacity. Such members shall be regarded as full-time practice. वो full-time practice में ऐसा माना जाएगा and can continue to do the attest function individual capacity में या फिर proprietary या partnership firm के अंदर, in which capacity they practice and wherein they are also entitled, वो लोग ट्रेन भी कर सकते हैं आर्टिकल असिस्टेंट्स का। ये आप याद रखना कि ये बॉडी कॉर्पोरेट के लोग MD WT हो सकते हैं, पर वो बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकती है जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। एथिकल कंप्लायंस क्या है? वंस द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट एज पर द गाइडलाइंस, इट विल नेसेसरी फॉर सच कंपनी टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। वो जो कंपनी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाली बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? इफ इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म is the statutory auditor of an entity, then the company should not accept internal audit or bookkeeping or such other professional assignment which are prohibited for the statutory auditor. Obviously वहाँ पर अगर ये लोग अगर वहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं स्टैट ऑडिट, तो ये वहाँ पर एज अ बुक कीपिंग वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिटर कांट बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। Ceiling on non-audit fees is applicable in relation to the management consultancy कंपनी। वो मैंने बताया था ना वो और नॉन ऑडिट फीस वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैट ऑडिट फीस का, तो वो भी एप्लीकेबल यहाँ पर होगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी शैल कंप्लाई विद क्लॉज 6-7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो उनको 6 और 7 का फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स वो लोग यहाँ पर प्रोफेशनल जो भी एडवर्टाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं, और अब 7 के अंदर हमने बताया कि वो डेजिग्नेशन वगैरह ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट को भी डिस्क्लोज ऐसे बता नहीं सकते किसी को। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी शैल गिव एन अंडरटेकिंग दैट इट शैल कंप्लाई विद द क्लॉज। तो उनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम लोग 6 और 7 का कंप्लाई कर रहे हैं। काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एडवर्टीजमेंट के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। राइटअप्स के बारे में बात करें तो members may advertise through write-ups setting out the particulars or of the firm and services provided by them subject to following guidelines and must be presented in such a manner as to maintain the profession's good reputation, dignity and the ability to serve the public interest. तो क्या guidelines है write-up को लेके? The write-up shall comply with the following conditions. Honest and truthful होना चाहिए, no exaggerated claim for services, बड़ा चढ़ा के अपने बारे में नहीं बताना है कि मैं ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं। ऑफर्ड बाय मेंबर, इट मस्ट नॉट मेक डिस्परेजिंग रेफरेंसेस, और ये कंपैरिजन नहीं करना है दूसरे काम से कि वो लोग अच्छे से नहीं कर रहे, हम लोग अच्छे से कर देंगे आपका काम। इट शुड नॉट बी अ नेचर जो प्रोफेशन को डिसरिप्यूट में लेके जाए। नॉट कंटेन टेस्टिमोनियल्स और एंडोर्समेंट्स कंसर्निंग मेंबर्स और नेम ऑफ द क्लाइंट्स और द फीस चार्ज, ये सब बारे में आपको नहीं बताना है। इट शुड नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में नहीं बताना है, एक्सेप्ट बताया रहेगा कि एक्सेप्ट ऑफ द अवार्ड्स गिवन बाय द CG और SG और द रेगुलेटरी बॉडीज। मोनोग्राम ऑफ एनी काइंड और यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैच वर्ड्स, मोनोग्राम जिसमें कैच वर्ड्स है तो वो भी परमिसेबल नहीं है, बिकॉज सॉलिसिटर का काम कर जाएगा फिर इसलिए। मेंबरशिप नंबर FRN एज मे बी एप्लीकेबल, वहाँ मैंडेटरी है कि आप मेंशन करो इन द राइटअप। It should not be a font size exceeding 14. It should not be violative of any provisions of the C Act. Advertisement through write-up, अब क्या क्या हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वो ये बता के रखा हुआ है। While advertising the services of details of the firm, the write-up may include any of the following, include only the following information. Members के लिए और firms के लिए, for the members, CA का name, membership number with the institute, age, date of becoming ACA, associate बनने की डेट, फेलो बनने की डेट, डेट ऑफ विच COP होल्ड, कब से आप COP होल्ड कर रहे हो, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज नोन, टेलीफोन, प्रोफेशनल एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल, CA लोगो, अपना पासवर्ड साइज स्टाइल का फोटोग्राफ, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज, कितने आपके यहाँ पर काम करते हैं, CA, अदर प्रोफेशनल्स, आर्टिकल्स और एम्प्लॉयज, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर पर्टिकुलर्स,
इनके बारे में बताओ आप इनके। एंड नेम, सर्विसेज प्रोवाइडेड, पोजीशन, हेल्ड एज डायरेक्टर और एमडी इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। कहाँ आप कहीं पे डायरेक्टर या एमडी होल्ड करते होगा किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी में। फर्म्स के बारे में बात करें तो नेम ऑफ द फर्म, FRN, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, प्रोफेशनल एड्रेस, वर्किंग आवर्स, टेलीफोन, ईमेल, नंबर ऑफ पार्टनर्स, कोई सेम ये कई चीज़ें बोल के रखा हुआ है। CA लोगो डिटेल्स, नेम ऑफ द सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, एफिलिएशन विद द नेटवर्क रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट, कोई नेटवर्क का पार्ट हो क्या। अब वेबसाइट की हम बात करें तो वेबसाइट ऑफ दी CA फर्म कैसे होगी, वेबसाइट कोई CA फर्म की वेबसाइट कैसे होगी। फ्री टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, रन ऑन पुल मॉडल नॉट पुश मॉडल। वहाँ पुल होना चाहिए, मतलब वहाँ टैब्स वगैरह होना चाहिए, अगर टैब को क्लिक करोगे तो ही आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। एंड नॉट पुश मॉडल, ensure none of information contained in website circulated on their own or through emails or another mode except pull request। pull request होगा मीन ऐसे वाली टैब रहता है जिसमें आप क्लिक करोगे तभी आपको बहुत सारी, जैसे आप क्लिक करोगे टैब के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से पुल मॉडल में होना चाहिए। not issue any circular or any other advertisement or material of any kind of which solicit people to visit their website, ऐसा नहीं करना है। permitted to mention website address on professional stationery and email, following information is allowed to be displayed on the websites। member या trade name, firm name, year of establishment, member उनके एड्रेस वगैरह, नेचर ऑफ सर्विसेज क्या देते हैं, पार्टनर्स, पार्टनर नेम, ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सब सब चीज़ें आपको दे सकते हो। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस कितना है चुका है, डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन कौन है, उनके डेजिग्नेशन क्या है, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, जॉब वैकेंसी है क्या अभी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसमें आप लोग यहाँ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट के अंदर ही होगा। स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट ये होता है कि सॉलिसिट नहीं होगा। नेचर ऑफ सर्विसेज अंडर वो भी स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल to be displayed only on specific pull request। name of the client and fees cannot be given। नाम नहीं बता सकते हो आप क्लाइंट और उसके साथ कितना फीस आपने चार्ज किया ये आप नहीं बता सकते हो। while the mention of names of client is not permissible, member may take note of the following with regard to the website of the firm। क्या नोट है, डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ क्लाइंट्स और फीस चार्ज ऑन वेबसाइट इज परमिसिबल ओनली में। कब अपना क्लाइंट का नेम और उसकी फीस बता सकते हो आप, provided such disclosure is only to the extent of regulator requirement of the regulator है and is made only till such period that the member works under the purview of the regulator। जब तक आप regulator के नीचे काम कर रहे हो तब तक, and such requirement of the regulator where such disclosure of names of the clients or fees charge is made on the website। आपने क्लाइंट का नाम और फीस बता के रखा है वेबसाइट में, द मेंबर और फर्म शैल इंश्योर दैट इट इज मेंशन ऑन द वेबसाइट इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में होना चाहिए, बोल्ड वगैरह में नहीं होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। बिलो सच डिस्क्लोजर इटसेल्फ दैट द डिस्क्लोजर इज इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेम ऑफ द रेगुलेटर, बताओगे इन रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर नेम का, नेम ऑफ द रेगुलेटर, हैविंग जुरिस्डिक्शन, किस कंट्री में है वो, वेयर सच रेगुलेटर हैज जुरिस्डिक्शन, वाइड रूल और डायरेक्टिव्स अंडर विच द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। डिस्प्ले ऑफ पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ इज परमिटेड, मेंबर में include article, professional information, bulletin boards, professional updation and other matters of large importance or of professional interest on the website। एजुकेशन वीडियोस भी आप वहाँ पर पोस्ट वगैरह कर सकते हो, जो कि ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल होना चाहिए, रेलिवेंस और परमिसिबल। चैट रूम्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग विच परमिट चैटिंग अमंग्स द मेंबर ऑफ द ICI एंड बिटवीन फर्म्स एंड इट्स क्लाइंट। फर्म कैन प्रोवाइड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी, वहाँ क्या होगा आपको लॉगिन एंड पासवर्ड क्लाइंट को दे देंगे तो वहाँ पर आप इजिली एक्सेस कर सकते हो टू द क्लाइंट टू एक्सेस कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन दी फर्म्स वेबसाइट। लॉगिन और आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको। फर्म कैन प्रोवाइड लिंक्स ऑफ इट्स पेजेस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, हाउएवर members should not solicit people to visit or like the respective pages on such social networking site। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो पर ऐसा नहीं कि आप सॉलिसिट कर रहे हो। मेंबर और फर्म कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एडवाइस टू देयर क्लाइंट्स who specifically request for advice whether free of charge। आप प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एडवाइस वगैरह जो देना चाहते हो आप उनको।
इंश्योर एडिक्वेट सिक्रेसी ऑफ मैटर्स, नो एडवर्टाइजमेंट इन नेचर ऑफ बैनर, वहाँ ऐसा नहीं कि बैनर आप लगा दो 60% ऑफ 70% ऑफ, आईटीआर फाइल हो रहा है ओनली फॉर ₹100, ऐसा आप बैनर्स वगैरह नहीं लगा सकते हो। वेबसाइट शुड बी befitting the profession of the CA and should not contain any information or material which is unbecoming of a CA। आप कोई दूसरे CA के अलावा कुछ और वहाँ नहीं लिख सकते हो। मे प्रोवाइड लिंक टू वेब, ऐसे की वेबसाइट वगैरह का भी लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट वगैरह का भी प्रोवाइड कर सकते हो। वेबसाइट एड्रेस शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू द इंडिविजुअल नेम, ट्रेड नेम, वेबसाइट का एड्रेस का नेम क्या होगा, वो आपका इंडिविजुअल या ट्रेड नेम या फर्म नेम के आसपास होना चाहिए, बट इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। एग्जाम्पल आप लिख दो www.number1taxreturnfiling.com, ऐसे आप अपना वेबसाइट का नाम नहीं दे सकते हो। मोस्टली आपके जो फर्म का नेम होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आप लिखना, अपना रखना नाम को। वेबसाइट शुड मेंशन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एट मटीरियल वेरिएंस फ्रॉम इंफॉर्मेशन एज पर द आईसीएस रिकॉर्ड, आईसीए के रिकॉर्ड के मतलब उसके डिफरेंट नहीं होना चाहिए जो भी आप मेंशन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। अब ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हो। नंबर ऑफ नॉन सीएस फर्म कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज एंड न्यूज़पेपर सेट अप देयर वेबसाइट, वो लोग क्या कर रही है, वो लोग प्रोवाइड कर रही है एडवाइजरी सर्विसेज and other areas where CAs are also rendering the professional services. Some of such website वो लोग क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है CAs को to provide consultation and advice through their website। आप हम लोग के वेबसाइट के थ्रू आप कंसल्टेशन दो, तो no other services beside consultancy and advice can be rendered। This would be permitted subject to the condition that on website contact address of the CA concern is not provided। ये आप मत बता, मतलब जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है उसको ऐसा है कि वहां पर CA का जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है वो नहीं प्रोवाइड करेगा वो, nor such website will contain any material which advertisement his professional achievement or status of such CA except making a statement that they are CA। ये आप बता सकते हो कि हाँ वो CA है। The name of the chartered accountant firm will with suffix chartered accountants would not be permitted। ये permitted नहीं है। फिर आता है कि publication of name or firm name by CA in telephone or other directories published by telephone authority, और आजकल तो ये बंद हो गया, वैसे भी होता भी नहीं है टेलीफोन डायरेक्टरीज का। इसमें क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें टेलीफोन डायरी लॉन्च होती है, उसमें सबके नाम लिखे रहते हैं और नंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं वहाँ पर। फॉलोइंग एडिशनल रेस्ट्रिक्शन क्या है, एंट्री शुड नॉट अपीयर इन एनी अदर सेक्शन और कैटेगरी एक्सेप्ट दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग है तो वहीं पे अपीयर होना चाहिए। द मेंबर ऑफ फर्म शुड बिलोंग टू द सेम टाउन एंड टू द टाउन और सिटी इन विच द डायरेक्टरी इज पब्लिश्ड, वो उसी टाउन और सिटी में बिलोंग करना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द एंट्रीज शुड नॉट बी इन एनी अदर देन द अल्फाबेटिकली होना चाहिए। The entry should not be made in a differential or prominent manner, giving the impression of publicity। Publicity और advertisement नहीं होना चाहिए। Entry should not be restricted and should be open to all CA। ऐसा नहीं कि आप कुछ CAs को तो उसमें एंटर करने दे रहे हो और उसमें किसी को आप पब्लिश नहीं करने दे रहे हो। Of CA in a particular or city or directory is published, the member can also include their name in trade or social directories। Application based service provider aggregators, it is not permissible for a member to list themselves with the online application-based service provider aggregators, wherein other categories जहाँ पर businessmen वगैरह भी are also listed, वहाँ आप लिस्ट नहीं हो सकते, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। Exemptions की बात करें तो special exemptions have been made as regard publication of the name and address of the member or that of the firm with the description chartered accountant in an advertisement appearing in the press in the following circumstances, provided that the advertisement is not displayed more prominently than in casual or name of member or that of the firm with the designation CA appears in type not bolder than the substance of the advertisement। ये हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, एग्जामेशन दी हुई है किस इसमें, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटिंग स्टाफ, advertisement inserted on behalf of client requiring staff or wishing to acquire or dispose business property। एडवर्टीजमेंट इंसर्टेड मैंने बिहाफ ऑफ द क्लाइंट में उनके बिहाफ में मैंने एडवर्टीजमेंट इशू किया है रिक्वायरिंग स्टाफ, और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अगर कोई मेरा क्लाइंट है वो अक्वायर करना चाहता है, डिस्पोज करना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी को, और उसके बिहाफ में मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ।
Advertisement for the sale of business or property by a member acting in professional capacity as trustee, liquidator or receiver. उसमें आता है when advertising for staff desirable avoid expression a well known firm. तो ये solicit हो जाएगा. अगर आप well known firm यूज कर रहे हो तो एक solicit का काम हो रहा है. Since this would savor of advertisement, similar consideration apply to the advertisement for article assistant. Advertisement should not contain any promotional elements, suggestions that the and nor should there be any suggestion that the services offered by CA superior to other. ऐसा कंपैरिजन नहीं करोगे. तो ये और कुछ है रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइन मेजर्स भी है जो कि रिकमेंड किया उन्होंने, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ओनली रिकमेंडेटरी है. ये फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा. अब कौन कौन से हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज. ब्रांच ऑडिट की बात करें तो branch audit of a company should not be conducted by its statutory auditor consisting of 10 or more members but should be conducted by local firms of auditor consisting of less than 10 members. यहाँ बोलिएगा branch auditor should not be conducted by its statutory auditor. जो ब्रांच ऑडिटर को स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट नहीं करेगा, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिट कंडक्ट नहीं करेगा जिसमें 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं, पर ऐसे बोल रहे कि आप लोकल फर्म्स के थ्रू आप कराओ ब्रांच ऑडिट. This restriction may not apply in the following cases where accounting records of branches are maintained at HO or where significant operation branch office के थ्रू कंडक्ट होता है. तो जो स्टैट ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिट कर सकता है. जॉइंट ऑडिट में क्या बोल के रखा हुआ है कि इन केस ऑफ लार्ज कंपनीज प्रैक्टिस ऑफ एसोसिएटिंग और प्रैक्टिसिंग फर्म विथ लेस देन 5 members एज जॉइंट ऑडिटर शुड बी इनकरेज. लेस देन 5 members तो ऐसे रिकमेंडरी दिया हुआ है कि ये सही, मतलब ये बहुत ज़्यादा इनकरेज करके रखा हुआ है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो. इस तरह से आप करो कि आपकी जो भी प्रैक्टिस ऑफ एसोसिएटिंग और प्रैक्टिसिंग फर्म विथ लेस देन 5 members हो एज अ जॉइंट ऑडिटर. वेयर अ क्लाइंट डिजायर्स टू अपॉइंट सच फर्म एज जॉइंट ऑडिटर द सीनियर फर्म शुड नॉट ऑब्जेक्ट. अगर वो क्लाइंट खुद चाहता है जॉइंट ऑडिटर रखना तो आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे. अब रेशियो क्या होना चाहिए क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड स्टाफ के बीच में? A practicing firm of CA engaged in audit work should have at least 1 member for every 5 non-qualified members of the staff. हर एक CA होना चाहिए for 5 unqualified members के staff के अंदर. Excluding article assistants या नॉन क्वालिफाइड स्टाफ में कौन कौन नहीं आएगा? एक तो आर्टिकल एंड ऑडिट असिस्टेंट, टाइपिस्ट, पियोन्स वगैरह एंड अदर पर्सन not engaged directly in such professional work. Disclosure of interest by auditor in other firms. Auditor shall make a disclosure of the payment received by them for other services through medium of different firms or the firms in which the said auditor may be either a partner. तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कहाँ से आपके पास पैसा आया है. रिकमेंड मिनिमम स्केल ऑफ फीस कितना होना चाहिए? रिकमेंडेड स्केल ऑफ फीस टू बी चार्ज एज पर वर्क परफॉर्म्ड फॉर वेरियस प्रोफेशनल असाइनमेंट. द फीस हैज बीन रिकमेंडेड करके रखा हुआ है क्लास बी क्लास सी सिटीज के अकॉर्डिंगली आईसीए ने करके रखा हुआ है. तो ये पूरा कंप्लीट होता है काउंसिल गाइडलाइंस एंड पूरा चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाता है. आप इलास्ट्रेशंस भी देखना तो आपको समझ में आएगा कि किस वे में हम लोग को आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर. थैंक यू.